हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आज फिर आप सबके साथ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक टेस्ट चार्ज पर जब फोर्स लगाता है कोई एक चार्ज, तो कैसे उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस करता है एक टेस्ट चार्ज। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके 2-3 हमने डेरिवेशन भी करके देखे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होती है और क्यों ये यूज की जाती है। तो पहली बात तो ये कि गॉस थ्योरम जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज Q may be positive, may be negative, has electric field. This electric field is in the form of lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो समझ लेते हैं कि किस किस के लिए कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड वेक्टर है, यानी जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है एक चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है और जितना इसके पास रहेगी उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज इनसाइड द चार्ज, these are the electric field lines. Positive, negative. So पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जाके मर्ज हो जाएंगी। देख लेंगे इसको कुछ ऐसे करके। दिस अगर डाइपोल होता, डाइपोल तो हमने पढ़ लिया, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते तो ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। कैसे जा रही है सब? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये बट हो क्या रहा है, यहां दोनों पॉजिटिव थे तो ये जो दोनों लाइंस थी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई, यानी सीधी जानी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी। स्ट्रेट से जाते जाते इन्होंने अपना फील्ड बढ़ा लिया और खुद को एक्सपेंड कर लिया। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में देखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था जैसे ये जा रहा था। लेकिन ये सीधा जाने की बजाय अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ पहुंच जाता है? नेगेटिव पे पहुंच जाता है। तो जब डाइपोल होगा यानी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, तो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, उस कंडीशन में ये क्या रहती है? ये एक्सपेंड करती है। सो फील्ड लाइंस can be contracted, and this is the reason why positive negative are attracted to each other. Electric field lines can expand itself, and when they expand laterally का मतलब perpendicularly, laterally, then this is the condition why like charges repel each other. So these are the properties. अब एक प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है, क्या सर? प्रॉपर्टी ये होती है कि no two field line can intersect each other because at the point of intersection there will be two directions which is impossible. तो ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? कैन कॉन्ट्रैक्ट along the length, can expand laterally, never intersect each other, emerges from the positive, merges at the negative,
So these all are the properties of इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ lines, and when these electric field lines passes through an area gives electric flux. Electric फ्लक्स इक्वल टू फाई. क्या होता है? फाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पास हो रहा है एरिया से. इलेक्ट्रिक फील्ड है, पास हो रहा है एरिया से. मैं मान लेता हूं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस एंड विद डॉट. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इसको ऐसे समझिए. दिस इज सम एरिया, दिस इज सम एरिया. मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराता हूं. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कैप की डायरेक्शन में, जहां ये कैप है इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. मेरा ये एरिया है, ये पूरा एरिया है. दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया. इस एरिया को क्रॉस करते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई. इस एरिया को क्रॉस करते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एरिया बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. Then the product is known as electric flux. Then only the product is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो. एंगल कैसा हो गया? जीरो. बट मैं मान लेता हूं कि किसी एंगल पे है थीटा पे. तो अगर मैं इसको देखूं तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. सो ई डी एस कॉस थीटा. अगर ये कॉस कंपोनेंट मैंने लिया क्योंकि ये सीधे जाना चाहिए था, सो दिस विल बी द कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी द cos theta component, and perpendicularly will be the sin theta component. So EDS cos theta, if theta equal to 0, phi equal to EDS, if theta equal to 90, phi equal to 0. यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं बनता. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं बनता. ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी तरह से अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस पर कोई भी फ्लक्स उस डायरेक्शन में नहीं बनेगा. कहाँ बनेगा? किसी एंगल पे है तो कॉस में बनेगा. यानी कॉस थीटा को यूज करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा को यूज करेंगे, किसी भी एंगल पे है. लेकिन अगर वो 90 हो जाए एंगल, उस कंडीशन में कॉस 90 हो जाता है 0 और फाई बनता है 0. यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं होता. इज दैट क्लियर? आई होप इट शुड बी क्लियर. आगे बात करता हूं. तो हमने फ्लक्स की बात करी और फ्लक्स को देखा कि फ्लक्स का फॉर्मूला बना है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस. अगर ये बहुत छोटा है सो डी फाई विल बी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन. कैसे देखते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस. डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस. फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई which should be in closed surface and E ds. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज सरफेस में से पास हो रहा है तब फ्लक्स बना E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds. E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds. This should be the इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया. अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही गॉस साहब आए.
गॉस ने क्या कहा, गॉस ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। गॉस ने कहा कुछ नहीं करना। गॉस ने कहा कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है और क्लोज सरफेस है, फॉर क्लोज सरफेसेस, ये मैं पढ़ रहा हूं गॉस थ्योरम की बात कर रहा हूं, गॉस थ्योरम की बात। फॉर क्लोज सरफेसेस phi is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. Phi यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. ये closed surface में जितना भी चार्ज अवेलेबल है उस चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे। पहला मैं ले रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का क्लोज सरफेस में। दूसरा मैं ले रहा हूं 1 कूलम का रखा है, 2 कूलम का रखा है, कुछ ऐसे, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। तीसरा मैं ले रहा हूं कि मेरे पास एक प्लेट है, ये है यहाँ पे मेरे पास एक क्यूबॉइड, ये है मेरे पास एक स्फीयर, और यहाँ पे ये रखा हुआ है प्लेट, ऐसे रखिए। और ये भी कितना है, ये 3 कूलम है। कह रहे हैं कि फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द फ्लक्स। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट इसके लिए देखो 1 कूलम, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड में देखो 1 कूलम प्लस 2 कूलम, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पार्ट देखेंगे 3 coulomb, but here we cannot see any closed surface, so we need to suppose a closed surface. अब आप सोचिए कि आपके पास एक शीट है, उस शीट में ये शीट है, यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज इधर। अब इस शीट को आप ऐसे समझो कि ये शीट रखी हुई है और शीट पे एक चार्ज रखा था, और मैं लेट कर लेता हूं कि लेट देयर इज ए क्यूबिकल सरफेस अराउंड दिस चार्ज, और मैंने लेट कर लिया ये क्यूबिकल शेप। तो पूरे क्यूब में से कितना आएगा, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड only from the one surface, there are 6 surfaces, only from the one surface the charge will become 3 upon epsilon naught multiply by 1 upon 6. It means 1 upon 2 epsilon naught is the charge by this surface, तो अगर क्लोज नहीं दिया तो क्लोज बनाना पड़ेगा, अगर क्लोज सरफेस नहीं दिया है तो क्लोज सरफेस आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बिना क्लोज सरफेस बनाए आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी इसकी, देखो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम एंड यूनिट ऑफ एस यानी मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। There is one more unit, as we all know that electric field is unit of electric field is volt per meter and meter square. So volt meter. So there are 2 units. One unit is Newton meter square per coulomb. Another unit is volt meter. One unit is Newton meter square per coulomb. Another unit is volt meter. अब आप इसकी निकाल सकते हैं डायमेंशन। डायमेंशन निकालने का वही तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता होती है आपको, और मीटर स्क्वायर की आपको डायमेंशन पता होती है। मल्टीप्लाई करके आप इसको पॉज करिए और जल्दी से इसकी डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है। तो आपने यहां तक कर लिया होगा। अब हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। द प्रूफ ऑफ
proof of Gauss theorem. Proof of Gauss theorem. Let us consider a spherical surface with charge q. Let us consider a spherical surface with charge q and the radius b is smaller. And the radius b is smaller. और ये कहीं पे है कोई ds एरिया. ठीक है, तो देखो as इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. कंफर्म सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट फॉर्मूला लगाया मैंने. स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर पे रखा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी k इक्वल टू k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. सो फ्लक्स इक्वल टू E ds का इंटीग्रेशन. यही तो बना. हाँ सर यही बना. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी k क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ s ds. मैंने यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ ds इज सेम. देयर इज जीरो एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एंगल इज cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? cos 0 की जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया. k क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ s ds. एंड व्हाट इज ds? फॉर दिस होल स्फेरिकल एरिया. और स्फेरिकल एरिया क्या होता है? k को लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 4 पाई r स्क्वायर. एंड 4 पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर. एरिया ऑफ दिस स्फीयर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स. यही तो गॉस थ्योरम ने कहा था. भाई गॉस ने यही तो कहा कि किसी भी तरह की शेप हो, किसी भी तरह का साइज हो, ध्यान रखो, ऑफ एनी शेप ऑफ एनी साइज द फ्लक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. There is no other formula for this flux. Flux is always equal to q upon epsilon. तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हैं. अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि ये किस किस के लिए वैलिड है. तो ये जो वैलिड होता है, ये वैलिड होता है सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए. क्लोज सरफेस नहीं होगी तो ये भी वैलिड नहीं होगा. क्लोज सरफेस नहीं होगी तो ये भी वैलिड नहीं होगा. ठीक है, अब हम इसके रिवर्स करते हैं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर ए स्फीयर. सो द क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर ए स्फेरिकल सरफेस. ये हमें डिस्कस करना है. तो मैंने मान लिया कि लेट देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस विद चार्ज एट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r. सो बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Flux is equal to q upon epsilon naught. Now also electric field is equal to, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, flux is equal to E ds. So flux integration of d phi और E integration of ds. This was equation 1, this is equation number 2. Equating equation 1 and 2, E closed integration of ds is equal to q upon epsilon naught. E into 4 pi r square, which is the area of this sphere, is equal to q upon epsilon naught, and E is equal to q upon epsilon naught into 1/4 pi r square.
So equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square implies that k q upon r square. And this is the valid formula of electric field for a charge. मेरे पास चार्ज रखा हुआ था एक स्फीयर के सेंटर पे, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, सो थीटा हो गया 0. तो गॉस थ्योरम ने कहा फाई होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लगा दिया. नाउ आल्सो d फाई इक्वल टू e ds, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ ds विद क्लोज इंटीग्रल, इक्वेटिंग 1 and 2. e डॉट ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. e ds को लिखा 4 pi r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 4 pi r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, 4 pi epsilon naught q upon r square. Hence this is the answer. Hence this is the answer. अब ये तो प्रूव हो गया कि यही फॉर्मूला बनेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं बनेगा. अब मैं अगर आपसे कह देता कि फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर ए चार्ज, यानी मैंने क्या नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि आपको कि ये भी लेना है. मैंने सिर्फ क्या बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि एक चार्ज रखा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होता है. यूज क्या करनी है, गॉस थ्योरम. तो हम लेट कर देते हैं, जैसे हमने अभी सरफेस लेट करी ना फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, तो हम एक स्फेरिकल सरफेस लेट कर लेते हैं और कह देते हैं कि इसके सेंटर पे कौन रखा है, Q, और ये क्या है, ds, और इसकी रेडियस कितनी है, r. और इस लेट करी हुई सरफेस का नाम क्या होता है, गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस. तो अगर सिर्फ चार्ज की बात करें, उसके बारे में आगे बात ना करें, तो क्या लेट कर लेंगे हमेशा, गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस को लेट करने का तरीका क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज्ड. गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज्ड, कभी भी खुली नहीं, खिड़की नहीं लगा दी इसमें कहीं भी. इसको क्या रखना है, हमेशा बंद. बंद रखेंगे तो ये गॉसियन सरफेस कैसा एक्ट करेगा, एक क्लोज सरफेस की तरह. और क्लोज सरफेस के लिए क्या लगता है, हमेशा गॉस थ्योरम लगती है. क्लियर. तो हमेशा गॉस थ्योरम लगाने के लिए अगर गिवन नहीं है तो हमेशा किसको लेट कर लो, गॉसियस सरफेस को. एंड गॉसियस सरफेस इज 100% हाइपोथेटिकल. इट हैज नो रिलेशन विद द practical knowledge, practical actualization. There is no actualization of Gaussian surface. Gaussian surface is always hypothetical. इतनी हम लोगों ने बात कर ली. और अब इसके आगे हम बात करेंगे कि यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दे दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, कि फाइंड आउट द कुलम्स लॉ, फाइंड आउट द कुलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो वही लेट अस कंसीडर ए चार्ज. Let us consider a Gaussian surface in the form of a sphere. Around this charge, let the radius of Gaussian surface is r. Repeat the process by Gauss law. Phi equal to q upon epsilon naught. Also, d phi equal to e ds. Phi equal to integration of d phi equal to e phi ds. Equating 1 and 2. E integral of ds equal to q upon epsilon naught. E 4 pi r square equal to q upon epsilon naught implies that equal to q upon epsilon naught into 1 upon 4 pi r square equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square equal to eq upon r square. Now जब हमने इतना देखा तो हमें ये भी समझ आ गया as E equal to k q upon r square. एंड फोर्स क्या होता है, E क्यू नॉट. फोर्स क्या होता है, ई क्यू नॉट. तो अगर ये ई क्यू नॉट है तो फोर्स कितना बन गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कूलम्स लॉ. दिस इज द रिक्वायर्ड कूलम्स लॉ. तो एक गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने ये तीनों चीज कर ली. गॉस थ्योरम को हमने प्रूफ कर लिया, गॉस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, गॉस थ्योरम से हमने कूलम्स लॉ को भी प्रूफ कर लिया. इतनी हमने बात कर ली. अब हम इसके बाद डेरिवेशंस लेंगे थोड़े से.
2-3 डेरिवेशन है, मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का मजा तभी है जब आप इसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल कर सको। थ्योरेटिकल तो आपको नॉलेज हो ही जाएगी, आप 4 किताब पढ़ लोगे, कुछ समझ आने लगेगा, लेकिन नहीं आता। इसको एक्चुअलाइजेशन में जब तक आप नहीं लेके आओगे तब तक नहीं आएगा। तब आएगा जब आप सोचोगे कि हाँ इस कमरे में ये कमरा है और ये क्यूबॉइडल है और यहाँ कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब उस एक चार्ज को उठा के आप कहीं पे लेके जा रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप लेके जा रहे हो तो क्या वर्क हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, 2 चार्ज रखे हैं, दोनों के बीच फोर्स कितनी लगने लगी है, अब दोनों को हमने मूव कराया। तो इस क्यूबॉइडल सरफेस के अंदर ही सब कुछ चलना है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ डेरिवेशंस। Yes, okay. So your first derivation is field due to infinitely long charged wire. Field due to infinitely long charged wire. Using guess करो क्या? हाँ सही जा रहे हो। By using Gauss theorem या Gauss law. कह रहा infinitely charged wire. मेरे पास एक वायर है, वायर देखा सबने, बिल्कुल देखा होगा, सिलेंड्रिकल वायर होता है, कितना भी लंबा हो सकता है, घर में यूज होता है, हम सब यूज करते हैं वायर की, ऐसी तो कोई बात नहीं कि पहचानते नहीं हो। तो एक वायर है मेरे पास, तेरे चार्ज है, मैं मान लेता हूँ पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पे इतना सारा चार्ज है और इसकी लेंथ है L, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक L लेंथ हम ले लेंगे, तो इनफाइनाइट लॉन्ग है तो L लेंथ का है, और चार्ज है इस पे Q, चार्ज है इस पे Q, और हमें निकालना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम एक लेट कर लेते हैं गॉसियस सरफेस। हमने लेट कर ली सबसे पहले गॉसियस सरफेस। इस गॉसियस सरफेस में 3 सरफेसेस हैं। पहली सरफेस ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसके कुछ ऐसे। दूसरी सरफेस ये, तीसरी सरफेस ये ds, ये ds, ये नीचे की तरफ ds, ये E, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो कि वायर होगा तो इसके ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कौन जाएगा ds, ऐसे कौन जाएगा ds। ठीक, करना क्या है? करना वही है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, phi equal to q upon epsilon naught, equation number 1, by the diagram phi equal to close integration of E ds1, ds1 कौन? ये ds1, इसको ले लिया ds2, इसको ले लिया ds3, ds1 प्लस E ds2, और सब कैसे हैं ये डॉट प्रोडक्ट में, प्लस E ds3, सो phi इक्वल टू, अब ds1 और E में कितना एंगल? 0, cos 0 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 प्लस ds2 और E में एंगल कितना? 90, cos 90 0, सिमिलरली cos 90 0, तो phi कितना हो गया? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग 1 and 2। E ds1 का इंटीग्रेशन इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। अब ये है इसका कर्व्ड सरफेस, ये है इसका क्या? कर्व्ड सरफेस। अगर ये इसका कर्व्ड सरफेस है तो ये कर्व्ड सरफेस की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई r l।
2 pi RL is the curved surface value of a cylinder. तो वैल्यू पुट कर देंगे E into 2 pi RL equal to Q upon epsilon. Implies that Q कितना है, Q कितना है, Q कितना है, Q कितना है, Q बिल्कुल यहां से हम देखेंगे, देखो इधर E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L इक्वल टू Q upon L is known as lambda surface charge, linear charge density. तो lambda upon 2 pi epsilon naught, 2 pi epsilon naught. अब इस 2 pi epsilon naught को मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई. अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के, 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के और अपॉन में क्या था 1. तो मेरे पास इसका फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूला कितना बन गया मेरे पास इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इज 2 लैम्डा अपॉन 2k lambda upon 2k lambda upon. तो ये हमने कर लिया इसका पहला डेरिवेशन. डेरिवेशन क्या था कि फाइंड आउट द फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ. अब इस गॉस लॉ की हेल्प से हमने निकाला है यहाँ पे एक इनफाइनाइटली वायर में से इलेक्ट्रिक फील्ड कि इनफाइनाइटली चार्ज वायर है और इस चार्ज वायर से हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको नोट करिए आप. सो आवर नेक्स्ट डेरिवेशन इज फाइंड आउट द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट. प्लेन शीट है आपके पास. क्या है आपके पास? एक प्लेन शीट. तो ये मान ली मैंने क्या है, एक प्लेन शीट. अब कह रहे हैं कि इस प्लेन शीट में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड करना है. सो अगेन लेट अस हैव अ गॉसियन सरफेस. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड and this is the electric field. This would be the area A, this would be the area A, and this is the positively charged end. Let us consider this sigma which is equal to E upon. तो ये हमने सब कुछ लेट कर लिया. अब बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द डायग्राम फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए. एक ई है ये वाला, एक ई है ये वाला, दोनों को देखा हमने तो 2e a बन गया. नाउ फाई इक्वल टू ई ए एंड फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ इक्वेटिंग बोथ 2e a इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E इक्वल टू Q upon 2 epsilon naught A. Q upon A is known as sigma. तो sigma upon 2 epsilon naught. तो एक शीट हो या कोई एक प्लेट हो तो शीट के लिए और प्लेट के लिए फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेसिक सा फॉर्मूला है. इसका यूज आगे होता है. इसी को हम यूज करके फाइंड करेंगे कि
डाइपोल के लिए, डाइपोल के बीच में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉर्म होती है? द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, E equal to epsilon naught, sorry, sigma upon 2 epsilon naught. Note it. आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू ए प्लेन शीट और ए प्लेट with sigma density, electric field is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Correct? अब अप्लाई करते हैं इसको, application of this principle. क्या एप्लीकेशन है? देखो प्लेट ले लेते हैं, केस 1 में मेरे पास 2 प्लेट, दोनों पॉजिटिवली चार्ज, सिग्मा 1 2, ठीक। इक्वल भी हो सकते हैं सिग्मा, वो एक स्पेशल केस हो गया, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम, तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, इसके अवे फ्रॉम द सिस्टम जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहां भी जाएगा E1, यहां भी जाएगा E1। 2 के लिए बात करें, ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी, 2 के लिए बात करें तो इसके अवे जाएगा E2, यहां भी, यहाँ। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। इन रीजन 1, in region 2, in region 3 डिस्कस कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ E2 बिकॉज बोथ आर इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव भी कर देते हैं बिकॉज सेम डायरेक्शन में है, E1 एंड E2, सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर रीजन 1। फॉर रीजन 2 E इक्वल टू, अब दोनों की डायरेक्शन हो गई अपोजिट, E1 माइनस E2, क्या निकालेंगे? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन रीजन 3 अगेन E1 प्लस E2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम एज रीजन 1 बट डायरेक्शन इज अपोजिट, अब देखो अगर ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाए तो यहां बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के इक्वल हो जाए, देखो इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, E रीजन 1 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E रीजन 2 में 0, E
रीजन 3 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट करके। तो अगर एप्सिलॉन सिग्मा दोनों इक्वल हो जाए, दोनों चार्ज डेंसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो अगर इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे फाइनल रिजल्ट बनेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट में मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव। तो E2 की डायरेक्शन बदल गई, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, E1 माइनस E2 माइनस माइनस। इन रीजन 2 E1 दोनों की डायरेक्शन सेम, इन रीजन 3 E1 माइनस E2। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, रीजन 1 में 0, रीजन 2 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रीजन 3 में 0। दिस इज द केस, and this is the second case. This is the case when we form electric field between two plates. One is positively charged, another is negatively charged, and the electric field that forms is uniform. The electric field that forms is uniform. So these are the two cases. जब हम इन दो केसेस की हमने बात कर ली, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल की, जो गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल तो कैसे आता है इसका क्वेश्चन, देखो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम में काफी बार आया है। एक कहा है कि ये क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, जिसकी साइड ए ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। गिवन है ई एक्स इक्वल टू एल्फा अंडर रूट एक्स, एल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इतना दिया। कहा है कि फाइंड नेट फ्लक्स। तो देखो ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है जो इसकी साइड है, तो एक साइड तो ये हो गया, एक साइड इसका ये हो गया। ई एक्स गिवन है और ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0, तो बाकी सब साइड्स में तो हमें लेना ही नहीं, सिर्फ ई से एक्स में लेना। तो देखेंगे फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स ऑफ राइट हैंड साइड माइनस फ्लक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ई ए आर माइनस ई ए एल, ई ए आर माइनस एल। तो ये हो गया एल्फा अंडर रूट एक्स। ओके, सो अंडर रूट एक्स विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस, अंडर रूट एक्स विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस। तो ये ई को हम बाहर नहीं ले सकते, यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कितनी, एल्फा अंडर रूट एक्स आर इंटू ए स्क्वायर माइनस एल्फा अंडर रूट एक्स एल इंटू ए स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा, 800 गिवन है यहाँ पे, ए इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक। 800 ए स्क्वायर इज 0.1 का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स आर के लिए 0.1 प्लस 0.1
1/2 माइनस ये 0.1 का अंडर रूट. ओके, so here we have 800/100 in bracket 2/10 की पावर 1/2 माइनस 1/10 की पावर 1/2 इक्वल 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे बचेगा 8 इंटू 0.2 की पावर हाफ माइनस 0.1 की पावर हाफ. इसको हमें करना है सॉल्व. तो इसको सॉल्व करके आप लोग देखेंगे और इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. अब हम फाई निकाल लिया तो हम क्यू भी निकाल सकते हैं. एंड व्हाट इज क्यू? एज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फाई आ गया तो हम यहाँ से क्यू भी निकाल सकते हैं. दिस इज द way how we have to solve the numericals of Gauss theorem. In Gauss theorem, you always have to use phi equal to q upon epsilon naught as well as phi equal to EA. Phi equal to EA. This is what for today. Next time we will have some numericals, or we will start tip number 2. Depends upon the mails and the messages I receive. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए. इसको आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे, उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए. यू ऑल हैव माय फ़ोन नंबर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 12th as well as of class 11th. Till then, have a good time. Take care.